हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पे। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत थोड़ा सा चैप्टर है और इससे 4 नंबर का आता है। तो अगर इस चैप्टर को ध्यान से देखा जाए और पढ़ा जाए, समझा जाए, वो 4 नंबर बहुत ही आसान आसान क्वेश्चनों में आते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर ही इस चैप्टर पे बात करेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक हैं। और अगर बात किया जाए विस्तृत वर्णन के तो वो बहुत ज्यादा स्लाइड्स लगेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत सारे वीडियो लगेंगे। इसलिए इस पर ज्यादा विस्तृत जाते हुए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, इन 4 नंबरों की ओर एक दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानना चाहते हैं। होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, का इतिहास क्या है, निर्माण कैसे हुआ, इन छोटी छोटी बातों को जान लेंगे। हालांकि सभी को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से हम लोगों का जो इवोल्यूशन है वो कितना ज्यादा है। तो हर एक काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बहुत सारे काम आसान हो रहे, फिर भी हम लोग उसके इवोल्यूशन पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले 1820 को ऑस्टर्ड ने प्रयोग किया था। 1820 के पूर्व अगर हम बात करें तो विद्युत और चुंबकत्व, भौतिक विज्ञान में विद्युत और चुंबकत्व दोनों अलग अलग शाखाएं हुआ करती थी। परंतु 1920 में जब ऑस्टर्ड ने प्रयोग किया, और इनके प्रयोग सर्वविदित होगा, सभी लोग जानते हैं, इन पर हम चर्चा छोटी छोटी ब्रीफ में करेंगे। बाकी तो पीछे के लेक्चरों में बताए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा ब्रीफ में करेंगे। 1820 ईस्वी को ऑस्टर्ड ने एक प्रयोग किया जिसमें से एक तार लगाया, उसमें बैटरी लगाया और सारे संयोजन करके उसके तार के पास में एक चुंबकीय सुई रख दिया, और जब वैद्युत धारा प्रवाहित किया तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि जब हम धारा को प्रवाहित करते हैं, यानी आवेश को गतिमान करते हैं, तो उस पर एक चुंबकीय क्षेत्र आसपास उत्पन्न हो, तभी तो चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित हुई। तो ऑस्टर्ड ने सबसे पहला प्रयोग किया था। आप सोच रहे होंगे ये क्यों बता रहे हैं सर जी, तो इस पर थोड़ा सा विस्तृत वर्णन करेंगे, तब ये बात ढंग से समझ में आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे आई। इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे ब्रीफ से। तो अगर हम बात करें 1820 ईस्वी में ऑस्टर्ड ने यह प्रयोग किया, और इन्होंने ये प्रयोग करते हुए स्थापित कर दिया कि जब हम आवेश को गतिमान करते हैं तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके पूर्व ऐसी कोई धारणा थी नहीं। और इस समय बोर्ड एग्जाम से सबसे ज्यादा आने वाला, बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जो स्टेबल चार्ज होता है, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कि जो स्थिर आवेश होता है, स्टेबल होता है, वो क्या उत्पन्न करता है, तो स्थिर आवेश उत्पन्न करता है वैद्युत क्षेत्र। और अगर एक समान वेग से गतिमान होता है तो वो क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। उसी के स्थापित कर दिया ऑस्टर्ड ने, यहां पे स्थापित किया कि अगर हम आवेश को गतिशील करते हैं तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता। तत्पश्चात 1830 ईस्वी को फैराडे ने इसके अपोजिट किया कि भाई जैसे ऑस्टर्ड ने विद्युत से यूनिवर्सली, सारा विज्ञान में लगभग लगभग माना जाता है कि यूनिवर्सली होता है। जैसे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन होता है तो पॉजिट्रॉन भी होता है, मेटल एंटी मेटल की धारणा भी है। उसी तरह माना गया कि ऑस्टर्ड ने जब गतिमान आवेश से विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, तो फैराडे ने चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र से नहीं, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से, अगर यह शब्द कहा जाए तो ज्यादा ठीक होगा, तो उन्होंने परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। इनका भी प्रयोग सभी लोग आप जानते होंगे 1830 का, इस पर ज्यादा डिटेल्ड में नहीं जाएंगे। उसके बाद मैक्सवेल ने अपना एक प्रयोग किया इन दोनों को मिला करके कि अगर गतिमान आवेश से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र क्यों नहीं उपस्थित हो सकता है। और इन्होंने अपने सैद्धांतिक पहले सिद्धांत दिया, फिर उन्होंने उसका प्रयोग किया 1864 ईस्वी को। 1864 ईस्वी को जब फैराडे मैक्सवेल ने प्रयोग किया कि जो अगर आप परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस तरीके से ये दो मेन चीजें आ गई, क्या कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर देता है। अब इन दोनों चीजों को मिलाकर एक बना दिया गया। अब ये यूनिट 1864 के बाद अलग अलग ना रहकर एक हो गई, यानी विद्युत अलग और चुंबक अलग ना होकर विद्युत चुंबकत्व तो एक विज्ञान हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की धारणा आ गई। तत्पश्चात अगर हम बात करें 1865 में मैक्सवेल ने अपनी सैद्धांतिक व्याख्या कर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
सैद्धांतिक व्याख्या क्या की? इन्होंने कहा समय के साथ परिवर्ती विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दिक स्थान यानी स्पेस कह सकते हो। स्पेस शब्द इन्होंने इस वजह से यूज किया है क्योंकि इसके लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वो स्पेस कह लो चाहे इस स्पेस पे बात करो, वायु हो ना हो, किसी भी प्रकार की धारणा हो। इसकी बहुत लंबी कहानी है कि स्पेस की वजह से तरंग प्रगति, प्रकाश के बारे में बड़ी धारणा है, लेकिन इन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे बात किया। प्रकाश को तो अभी नहीं लिया, लेकिन इन्होंने क्या लिया कि समय के साथ परिवर्ती वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के लिए परिवर्ती शब्द यूज है, तो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र दिक स्थान में विद्युत चुंबकीय विक्षोभ के रूप में आगे बढ़ते जाते हैं। ये परिभाषा है, इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा हो गई। यानी कि जब आप बात करेंगे यहां पे कि विद्युत परिवर्ती, जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होगा, तो उससे एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार से विक्षोभ आगे की ओर बढ़ता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाता है। अगर हम बात करें इसकी स्पीड, जब कैलकुलेट किया मैक्सवेल ने, तो उनकी स्पीड प्रकाश की स्पीड से लाइट ऑफ, और लाइट की स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड के बराबर मिलने की वजह से, लगभग बराबर मिलने से इन्होंने बता दिया कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो तो वो जो देखा जाता है उसको, तो देखने के लिए कोई कौन सा भाग सहायक है भैया? भाई प्रकाश से दिखता है कोई चीज। तो उन्होंने बताया और ये बात प्रमाणित किया कि जो वैद्युत घटक होता है, क्या दो घटक होंगे, एक वैद्युत घटक एक चुंबकीय घटक। तो जो वैद्युत घटक होता है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, ये देखो दो घटक, यहाँ पे ये ई घटक है, ये बी है, यहाँ पे ई है, ये बी है। तो जो ई घटक होता है वो देखने के लिए सहायक होता है, इसलिए इस वेक्टर ई को लाइट वेक्टर भी बोलते हैं। और इन्होंने तीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की धारणा वहीं पर दे दी, एक अवरक्त प्रकाश, दृश्य प्रकाश और परावैद्युत प्रकाश। फिर क्या था? फिर लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर रिसर्च शुरू हो गई, प्रयोग शुरू हो गया, इन पर इवोल्यूशन आने लगा। कुछ समय बाद 1887 ईस्वी को हर्ट्ज ने एक रेडियो वेव, करीब 9 मीटर की रेडियो वेव की खोज किया, आविष्कार किया। उसके बाद इन डेटा को याद रखना कि खोज किसने किया, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद 1895 ईस्वी को जगदीश चंद्र बोस, जो कि भारतीय वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अति लघु, यानी अति लघु रेडियो का मतलब इतनी छोटी, ये 6 मीटर है, ये 25 mm से 5 mm वेवलेंथ वाली वेव को खोजा। उसके बाद अगर बात किया जाए 1895 में ही ये तीनों खोजे हुई। 1895 मार्कोनी ने सूक्ष्म तरंगों का, 1857 में सी रंजन ने एक्सरे की खोज की, और रदरफोर्ड ने उसी समय गामा रे की खोज की। गामा रे की खोज जो इन्होंने किया था, उस गामा रे की खोज के लिए रेडियो एक्टिवता, जब हम पढ़ेंगे पार्ट को आगे सेकंड पेपर में है, रेडियो एक्टिवता का मतलब ये हो जाता है कि जब रेडियो एक्टिव पदार्थ रखते हैं तो उससे कुछ अल्फा किरणें, बीटा किरणें ये निकलते रहते हैं, साथ में गामा रेज भी निकलती है, जिनको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में काउंट किया। अब इनके उत्पत्ति का कारण क्या होता है, कैसे उत्पन्न किए जा सकती है? तो अगर हम बात करें त्वरित आवेश द्वारा, अभी हम 2 मिनट पहले यानी स्टार्टिंग वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो हमारा स्थिर आवेश होता है वो क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र। गतिशील एक समान वेग से गतिशील आवेश का उत्पन्न करता है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। लेकिन यह जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये अगर त्वरित आवेश, एक्सेलरेटेड चार्ज है, त्वरित आवेश है, तो ये क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न होती है? एक्सेलरेटेड चार्ज द्वारा। और एलसी दोलित्र द्वारा, प्रयोगशाला में एलसी दोलित्र द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न किया जाता है। अगर हम विद्युत चुंबकीय तरंग के आरेख की बात करें तो ये वैद्युत घटक है, ये चुंबकीय घटक हो जाता है। तो ये वैद्युत घटक, चुंबकीय घटक, वैद्युत घटक, ऐसे वैद्युत वैद्युत वैद्युत, ये चुंबकीय चुंबकीय चुंबकीय, इस प्रकार से संचरण करते रहते हैं। इनके बेसिक इक्वेशंस जो होती है, ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा और टी ये क्या है, इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, और जो पढ़ रखा है वो क्लास 11th में वेव चैप्टर में पढ़ा है। y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस क्यू, कुछ ऐसी ही इक्वेशंस बनती है। यहां पर बी के लिए भी आता है। इनकी वेव स्पीड, ये सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले वीडियो को पोस्ट करके इस पूरे को लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इनके अभिलक्षण पे, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। अभिलक्षण का मतलब हम कह सकते हैं गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ होती है, यानी इसमें जो
माध्यम के कण जैसे कह सकते हो, या माध्यम के कण। तो इस बात पर छोटी सी बात है, माध्यम के कण जैसे लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। तो अगर हम बात करें, इसमें माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के अभिलंबवत होते हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये अनुप्रस्थ की तरह व्यवहार करता है। हालांकि अनुप्रस्थ कहना एक स्तर तक ठीक है, लेकिन एक स्तर तक हम कह सकते हैं कि जो अनुप्रस्थ प्रॉपर्टी आती है यांत्रिक तरंगों की है, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे यांत्रिक तरंगे ही नहीं है। तो इनका, क्योंकि इनका उत्पत्ति, यहां से दूसरा गुण और बता सकते हो, इनका उत्पादन कैसे होता है, ये कैसे बनती है, तो त्वरित आवेश द्वारा। ये भी कह सकते हो त्वरित आवेश, या फिर हम कह सकते हैं किसके द्वारा, या फिर एलसी दोलित्र द्वारा। जबकि यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए तीसरी बात हम कह सकते हैं क्या, इसके द्वारा उत्पन्न होता है और इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती, इस तरीके से ये आगे विक्षुब्ध बढ़ता रहता है। यानी हम ये कह सकते हैं इनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहां से बहुत गजब की बात निकल के आती है भैया, कि अगर इसके चलने के लिए, हालांकि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, परंतु प्रॉब्लम यहां आ जाती है कि अगर ये किसी माध्यम में चल रहा होता तो इसकी स्पीड डाउन हो सकती है, ये या बढ़ सकती है किसी अन्य माध्यम के रेफरेंस में। तो स्पीड परिवर्तित होती है माध्यम में जाने के बाद, लेकिन माध्यम की आवश्यकता चलने के लिए कोई नहीं होती। यानी अगर इसको निर्वात में चलाया जाए तो चल सकता है, अगर इसको वायु में चलाया जाए तो चल सकता है, इसको अगर किसी अन्य जगह पे चलाई जाए तब भी चल सकता है, परंतु माध्यम में अगर चलाओगे तो इसकी स्पीड डाउन हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन लेम्डा। इस लेम्डा पर डिपेंड करती है इसकी स्पीड, और जैसे ही किसी माध्यम में जाती है तो लेम्डा बदल जाता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु अगर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। स्पीड होती कितनी है, तो अगर निर्वात या फिर स्पेस पे अगर बात करें तो इसकी जो स्पीड होती है वो c प्रकाश की चाल के बराबर होती है। c इक्वल टू, अगर हम बात करें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी कह सकते हैं इसकी स्पीड। और कई तरीके से लिख के आ जाती, कभी कभी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका मान तो c के बराबर होता है। इसके अलावा E नॉट बाई बी नॉट, ये E नॉट बी नॉट नया फार्मूला मिला, इससे न्यूमेरिकल कई सारे आ सकते हैं, कभी कभी एक नंबर पे E नॉट और बी नॉट। ये E नॉट क्या है, विद्युत क्षेत्र का आयाम, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और बी नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान, ये विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान है। इनका जो अनुपात होता है प्रकाश की चाल के बराबर। तो ये 3-4 फार्मूले जो हैं ये c के बराबर ही होते हैं। इसके अलावा अगर हम और भी कई सारी बातें करें तो इसमें अगर एक बात और आती है कि इसमें वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र विस्थापित नहीं होते हैं। ये तरंगे वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को विस्थापित नहीं करती है, ठीक है ना। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को विस्थापित नहीं करते हैं, क्या करते हैं फिर, यानी कि विस्थापित का मतलब विद्युत क्षेत्र बना उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। विद्युत क्षेत्र, जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र बनेगा वो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, वो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र फिर विद्युत क्षेत्र को, फिर चुंबकीय क्षेत्र को, इस प्रकार से उत्पन्न होते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। ये हो गया विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। आगे हम लोग बात करेंगे, इसको आप नोट कर लें, इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। चलिए बात करते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पे। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनकी अगर स्पेक्ट्रम की बात करें तो कई सारे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनके बारे में हम लोगों को यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 100% 1 नंबर या 2 नंबर, 1-2 क्वेश्चन तो इसी से पूछे जाते हैं। तो चलिए तो फिर हम इस बात पे ध्यान से बात करते हैं कि जो हमारी क्रम संख्या, सबसे पहले हम क्रम संख्या में अगर रेडियो वेव की बात करें, रेडियो वेव सबसे पहले अगर बात करें सबसे अधिक आवृत्ति वाली होती है, सबसे कम आवृत्ति वाली होती है और सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की होती है। तो अगर हम रेडियो वेव पे बात करें तो 10⁹ हर्ट्ज से कम की जो आवृत्तियों वाली तरंगे होती हैं उन्हें हम रेडियो वेव कहते हैं। ये 10⁻⁴
-1 से अधिक इनकी वेवलेंथ होती है। अगर इनके हम बात करें उत्पादन एलसी दोलित्र द्वारा होता है, अभिग्राहक एरियल द्वारा इसको हम संसूचित करते हैं यानी पता किया जाता है, और इसके उपयोग मुख्य रूप से रेडियो टेलीविजन उपग्रहों में यूज किया जाता है, रेडियो में भी टेलीविजन में। अगली बात करें अगर सूक्ष्म तरंगों की, तो सूक्ष्म तरंगों का जो आवृत्ति परास होता है ये एक्यूरेट नहीं होता किसी जगह पे, अन्य किताबों में अन्य मिल सकता है आवृत्ति परास और तरंग दैर्ध्य परास। तो 10 की घात -9 हर्ट्ज से 10 की घात 9 हर्ट्ज से 10 की घात 12 हर्ट्ज तक होता है, और इसका जो तरंग दैर्ध्य परास होता है 10 की घात -1 से 10 की घात -3 मीटर होता है। इसको मैग्नेटान वाल्स या गन डायोड द्वारा इसका उत्पादन होता है। बिंदु संपर्क डायोड द्वारा अगर बात करें इसका संसूचन होता है, और विमान संचालन और रेडार प्रणाली में इसका यूज होता है। विमान के संचालन में इसके इंडिकेट दिए जाते हैं, रेडार प्रणाली में भी इसका यूज। अवरक्त तरंगों का, अवरक्त तरंगे जो होती है, अवरक्त किरणें, उनकी अगर बात करें तो इनका जो आवृत्ति परास होता है 10 की घात 12 से 10 की घात 14 हर्ट्ज होता है, और इनका वेवलेंथ होता है 10 की घात -3 मीटर से 7 × 10 की घात -7 मीटर तक। इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण, संक्रमण का मतलब होता है, आप लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा होता है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जब कोई उत्तेजित होता है इलेक्ट्रॉन तो उच्च कक्षा में चला जाता है। अब उच्च कक्षा से कुछ समय तक रुकता है, 10 की घात -10 सेकंड, 10 की घात -4 सेकंड तक रुकता है, उसके बाद पुनः अपनी कक्षा में जब वापस आता है तो वहां से क्या निकल के आती है, एच न्यू एनर्जी, और जो एच न्यू फ्रीक्वेंसी की जो ऊर्जा निकल के आती है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन संक्रमण। उसके द्वारा अवलंब, दृश्य और परावैंगनी तीनों तरंगों का निर्माण होता है, तीनों तरंगें उससे उत्पन्न होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन संक्रमण समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन संक्रमण फोटोग्राफिक फिल्म से इसका संसूचन होता है, नॉर्मली हम देख नहीं सकते। इसका शल्य चिकित्सा यानी जो शरीर की चिकित्सा के बारे में, यानी बॉडी की जो काया है इसकी चिकित्सा में, और रिमोट कंट्रोल में, और ग्रीन हाउस इफेक्ट में यूज किया जाता है। इसके बाद अगर विजुअल लाइट की बात करें, दृश्य प्रकाश की बात करें, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये मेन है आपके लिए, इसका आवृत्ति परास याद करें 4.3 × 10 की घात 14 हर्ट्ज से 7.5 × 10 की घात 14 हर्ट्ज होता है। इसका 7 × 10 की घात -7 मीटर से 10 की घात 4 × 10 की घात -7, कुछ किताबों में अन्य मिलेगा, तो हमने बताया इसका कोई एक्यूरेट नहीं होता है, यहीं तक है, अन्य किताबों में अन्य मिल सकता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन शब्द इस वजह से यूज किया क्योंकि सूर्य में क्या हो रहा है, सूर्य से हमें सबसे ज्यादा दृश्य प्रकाश मिलता है, उसमें क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है। इसके आगे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण, जैसे कि हमने समझाया था, मानव नेत्र द्वारा इसका संसूचन होता है, सीधी सी बात है, प्रकाशशील और फोटोग्राफिक फिल्म द्वारा वस्तुओं को देखने में इसका उपयोग होता है, दृश्य प्रकाश का। आगे बात करें अल्ट्रावायलेट वेव्स यानी परावैंगनी तरंगे, परावैंगनी किरणों की अगर बात करें तो इनका जो आवृत्ति परास ये होता है, और तरंग दैर्ध्य परास ये होता है। इसके बाद इसको भी उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के संकरण द्वारा होता है, प्रकाश सेल और फोटोग्राफिक फिल्म द्वारा। इनका मुख्य यूज होता है जल शोधक और शल्य चिकित्सा में, जल के शोधन यानी जल को शुद्ध करने के लिए हमें परावैंगनी तरंगों का यूज। इनकी भेदन क्षमता मैक्सिमम होती है, ये बात ध्यान रखना, मैक्सिमम भेदन क्षमता होती है इनकी, भेदन क्षमता। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये हालांकि यहाँ का टॉपिक नहीं है, ये आपका रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक है, लेकिन ध्यान रखना है परावैंगनी तरंगों की किरणों की जो मैक्सिमम भेदन क्षमता होती है। इसके आगे जल शोधन का काम करते हैं, शल्य चिकित्सा में इसका यूज होता है। एक्सरे, एक्सरे सभी लोग जानते हैं, इसकी 10 की घात 16 हर्ट्ज से 10 की घात 21 हर्ट्ज तक होता है, 10 की घात -8 मीटर से 10 की घात -13 मीटर होता है। इसका तरंगदैर्ध्य परास, एक्सरे एक विशेष प्रकार की नलिका बना के इसका निर्माण किया जाता है। फोटोग्राफिक आयनीकरण प्रकोष्ठ और गीगर ट्यूब द्वारा इसका संसूचन होता है। इसके बाद चिकित्सा, और चिकित्सा में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, सभी लोगों को एक्सरे कराने की आवश्यकता पड़ जाती है। अनुसंधान में और इंजीनियरिंग के कार्य में एक्सरे का यूज होता है। और गामा रे का यूज कहां होता है, तो गामा रे 10 की घात 3 × 10 की घात 18 हर्ट्ज से अधिक की जो फ्रीक्वेंसी वाली किरणें होती हैं, गामा रे, ये मुख्य रूप से आपको देखो रेडियोएक्टिव क्षय और नाभिकीय घटनाओं में मिलता है। रेडियोएक्टिवता वाले पार्ट में गामा रे के बारे में विस्तृत चर्चा होती है। इसके बाद 10 की घात -10 मीटर से कम इसकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ये इसका यूज, जो इसका जो संसूचन होता है सेम इसी तरह फोटोग्राफिक प्लेट, आयनीकरण प्रकोष्ठ और गीगर ट्यूब द्वारा होता है। इसके आगे बात करें नाभिकीय संलयन का अध्ययन, नाभिकीय संरचना का अध्ययन करते हैं और कैंसर के इलाज में गामा रेस का यूज। चलिए, तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है इसको याद करना। तो कैसे याद करेंगे, याद करने की एक ट्रिक मैंने कहां पढ़ी थी ये नहीं याद है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि क्या ट्रिक है। इस पूरे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है आवृत्ति परास को याद करने में, किसी में दूसरे में दूसरा हो जाता है। तो एक शब्द याद कर ले, गाय यूवी इन माई रेडियो, रेडियो, गाय यूवी इन माई रेडियो। अगर इस पर बात करें, गा
गा का मतलब होता है गामा रेस। ये को आप मान लीजिए एक्सरे है। और यूवी, यूवी क्या हुआ? अल्ट्रावायलेट, 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 ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट इतना ठीक है, अल्ट्रावायलेट। और इन यू का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट, वी का मतलब होता है विजिबल लाइट, विजिबल का मतलब दृश्य प्रकाश, इन का मतलब होता है इंफ्रारेड, और माई का मतलब होता है माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव। और रेडियो का मतलब रेडियो वेव। तो चलिए हम बात करते हैं यहां से, ये आपका लेमडा के बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। किसके बढ़ते क्रम में? लेमडा के बढ़ते में। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, किसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा, किसकी कम है, तो ध्यान से समझेंगे। गाय रेडियो, गाय यूवी, इसको याद करने के तरीके, गाय यू में तब युवराज सिंह जो है, और इन माई रेडियो, हमारे रेडियो में युवराज सिंह गाना गा रहे हैं। सीधी सी बात, इस बात को अगर याद कर लेते हैं तो गा का मतलब होता है गामा रेस, तो गामा रेस सबसे कम वेवलेंथ और सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। उसके बाद या था एक्सरे, एक्सरे जो है, तो एक्सरे उसके बाद आता है तरंगदैर्घ्य इससे थोड़ा सा अधिक होती है, तरंगदैर्घ्य इससे थोड़ा सा अधिक हो जाती है। इसके बाद यू का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट, यू का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी तरंगे। उसके बाद वी का मतलब विजुअल लाइट, और इन का मतलब होता है इंफ्रारेड यानी अवरक्त तरंगे, और उसके बाद माई का मतलब होता है माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे। इसके बाद अगर रेडियो की बात करें, रेडियो वेव्स। इस तरीके से आप इस क्रम को याद रखेंगे। कई सारे क्वेश्चन तो केवल तरंगदैर्घ्य का क्रम बनाने के लिए आ जाता है, तो इस अगर आप क्रम याद रखते हैं तो आपको आ जाएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन महत्वपूर्ण टॉपिक वीडियो के इस महत्वपूर्ण टॉपिक की जानकारी हो सके। धन्यवाद।